आप शुरू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है पियर्सिंग। आज हम पियर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था परमानेंट टैटू के बारे में। उसी के जैसा एक पियर्सिंग है, एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके सिलेबस में दो टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं वो है परमानेंट बॉडी टैटू और एक पियर्सिंग। तो लास्ट टाइम हमने पियर्सिंग के टैटू के बारे में पढ़ा था, आज हम पियर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पियर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे कि पियर्सिंग क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसे कैसे करते हैं और करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन कि पियर्सिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कि पियर्सिंग क्या होती है। तो जो बॉडी पियर्सिंग होती है वो बॉडी मॉडिफिकेशन का एक रूप होती है, जिसमें हम किसी भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट को छोटा सा कट करके या फिर पंचर करके एक होल बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी ज्वेलरी को वियर करते हैं। इसके जरिए क्या करते हैं, हम किसी भी इम्प्लांट को इसके अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं। मीन्स जो बॉडी पियर्सिंग है इसमें जो हम करते हैं, इसमें ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट को छोटा सा कट करके या पंचर करके इसमें एक होल बनाया जाता है, जिसमें आप ज्वेलरी वॉन करते हो, मीन्स पहनते हो। जब पियर्सिंग करते वक्त हम एक शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसे हम नीडल बोलते हैं। नीडल के द्वारा जो है पियर्सिंग की जाती है, जो कि टेम्परेरी या परमानेंट दोनों तरीके से होती है। पियर्सिंग में जो होल करते हैं वो आप टेम्परेरी भी कर सकते हो, परमानेंट भी कर सकते हो, जो कि हमारे ईयर लॉब या बॉडी के किसी भी पार्ट में आप इसे कर सकते हैं। इसके पश्चात जब इसको होल करते हैं तो इसके पश्चात हम इसके अंदर जो होल के अंदर ज्वेलरी को इंसर्ट करते हैं। ज्वेलरी इंसर्ट इसलिए करते हैं कि जो आपने होल बनाया है वो हम उसको स्टे कर सके, या तो टेम्परेरी रूप में या फिर परमानेंट रूप में। परमानेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो ज्वेलरी है वो उस होल से निकालनी नहीं होती है, वो हमें उसी में ही छोड़नी होती है। जो कॉमनली पियर्स्ड बॉडी पार्ट्स आर द ईयर, नोज, फेस एंड द बेली बटन। जो हमारे सामान्य जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको हम पियर्स करते हैं, उसमें आपके कान, नाक, फेस पे आईब्रोज, लिप्स, टंग इत्यादि शामिल है। बेली बटन मीन्स आपका जो नेवल है, नाभि जो होती है, आप उसको भी पियर्स करवाते हैं। ओरल पियर्सिंग की बात करें तो ओरल पियर्सिंग में आपका लिप्स, चीक्स एंड टंग शामिल है। तो जो पर्सन होते हैं वो अपनी बॉडी को डेकोरेट करने के लिए क्या करते हैं, पियर्सिंग करवाते हैं। इस पियर्सिंग का यूज बहुत पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पियर्सिंग होती है इसके जरिए मनुष्य अपनी बॉडी को फिट भी रखता है, उसे खुश रखता है, वो उससे हैप्पी रहता है और उस अपनी बॉडी को वो डेकोरेट भी करता है। जो पियर्सिंग होती है, अगर आपकी पियर्सिंग में आपने नीडल का उपयोग, स्टेराइल नीडल का यूज नहीं किया या फिर डिस्पोजेबल नीडल का यूज नहीं किया, तो ये एक इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। इसलिए जो पियर्सिंग होती है उसे हमें प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है जहां आपने पियर्सिंग करवाई है, तो ऐसी जगह पे आपको एंटीबायोटिक क्रीम लगा करके उसे ट्रीट करना चाहिए, जिससे वो आपका जो पियर्सिंग वाला एरिया है वो अच्छे से सही हो जाएगा। जो पियर्सिंग होती है वो विदाउट एनेस्थीसिया के द्वारा दी जाती है। मींस आपको बिना बेहोश किए जो है पियर्सिंग की जाती है। इसमें बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती है और ये बहुत ही फास्टली होती है, बहुत जल्दी की जाती है। इसमें जो है आपकी एक पियर्सिंग गन होती है और पियर्सिंग निडल होती है, जिसके द्वारा जो है आपकी बॉडी में किसी भी एरिया पर पियर्सिंग की जाती है। इसमें जो निडल का यूज होता है वो उसका डायमीटर जो होता है वो 6 से 18 गॉज तक होता है। मीन्स जो आपकी निडल है, निडल का जो डायमीटर होता है ना, कि छोटी निडल है, पतली है, मोटी है, उससे भी मोटी है, तो जो उसका डायमीटर है वो हम 6 से 18 गॉज तक में करते हैं। यदि आपकी निडल 18 गॉज की है मीन्स आपकी निडल बहुत ज्यादा पतली है। यदि आपकी निडल 6 गॉज की है मीन्स आपकी निडल बहुत ज्यादा मोटी है। तो बॉडी में अलग अलग तरीके के अलग अलग शेप के होल्स बनाने के लिए, छोटे या बड़े होल्स करने के लिए हम अलग अलग टाइप की निडल्स का यूज करते हैं। तो ये था हमारा पियर्सिंग का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पियर्सिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ बॉडी पियर्सिंग।
बात करते हैं बॉडी जो पियर्सिंग के टाइप्स की, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका ईयर पियर्सिंग, देन नोज पियर्सिंग, फेशियल पियर्सिंग। फेशियल में आपका आता है आईब्रोज, लिप्स एंड टंग, जिसको हम ओरल पियर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है आपका बेली या नेवल पियर्सिंग, निपल पियर्सिंग और जेनिटल पियर्सिंग। जेनिटल पियर्सिंग में आपका मेल फीमेल जो भी जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं इनको पियर्सिंग करवाते हैं। तो मोस्टली जो हमारा आज जो मेन टॉपिक है इसमें ईयर और आपका नोज, हम दोनों पियर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ईयर पियर्सिंग क्या होता है? जो हमारा ईयर पियर्सिंग होता है उसे हम कर्णवेधा के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे कर्णवेधा भी कहते हैं। ईयर पियर्सिंग जो होती है वो अन्य पियर्सिंग की तुलना में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मीन्स आपने देखा होगा हर कोई व्यक्ति, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो फीमेल हो, हर कोई जो पर्सन है वो ईयर पियर्सिंग करवाना पसंद करता है, क्योंकि ये हमारे जो है कल्चर से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो ईयर पियर्सिंग है वो अन्य पियर्सिंग की तुलना में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जो ईयर पियर्सिंग टर्म है इसका जो यूज है, हम इसका यूज हम ईयर लॉब पियर्सिंग के रूप में भी करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ए नीडल और नीडल गन टू मेक होल थ्रू द ईयर लॉब और अदर पार्ट्स ऑफ द ईयर सो दैट ज्वेलरी कैन बी वॉर्न। जो ईयर पियर्सिंग करते हैं इसमें आपकी नीडल और नीडल गन के द्वारा ईयर लोब के अंदर आपका एक होल बनाया जाता है जिसके अंदर आपकी ज्वेलरी पहनाई जाती है। ईयर पियर्सिंग कैन रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। Infected ear piercing should be washed and then treated with antibiotic cream. यदि आपको ईयर पियर्सिंग द्वारा किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे इन्फेक्टेड आपकी ईयर पियर्सिंग एरिया को आपको अच्छे से वॉश करना चाहिए, देन उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट करने के लिए आप उसको एंटीबायोटिक क्रीम के जरिए ट्रीट करेंगे। इसके अलावा अगर अन्य ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पियर्सिंग है या अगर आपको वो बार बार इन्फेक्शन का कारण बन रही है तो आप उसको बंद कर सकते हैं या फिर आप उसके अंदर नॉन इरिटेटिंग ज्वेलरी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने ज्वेलरी पहनी है वो ज्वेलरी उस पियर्सिंग में शूट ना कर रही हो, उससे बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा हो। तो इसके लिए आप नॉन इरिटेटिंग ज्वेलरी जो होती है, जो मोस्टली गोल्ड या हाइपो एलर्जेनिक प्लास्टिक की बनी होती है, इसका यूज कर सकते हो। जो हमारा जो ईयर पियर्सिंग करते हैं तो ईयर पियर्सिंग जो हमारा कार्टिलेज एरिया होता है, जो पूरा हमारा कान होता है वो हार्ड कार्टिलेज से बना होता है। यदि उसमें आपका किसी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो ये आपके कान के साइड को, आउटर एरिया ऑफ द ईयर एंड आपके ईयर लोब को भी संक्रमित कर सकता है। तो ईयर पियर्सिंग को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होती है और ये बहुत इजी भी होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। जो ईयर पियर्सिंग होता है ये कानों के बहुत सारे पार्ट्स पे हम करते हैं। एक कान पे हम बहुत सारे ईयर पियर्सिंग कर सकते हैं। देखिए आप इमेज में देख रहे होंगे कान एक है लेकिन जो इसमें पियर्सिंग है वो अलग अलग एरिया पे की गई है। इन अलग अलग एरिया को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। आपको जो भी पियर्सिंग पसंद होती है या क्लाइंट को जो भी पियर्सिंग करवानी होती है वो इसमें जो आपका चैप्टर इसमें दिए गए हैं कि हम कौन सी पियर्सिंग को किस नाम से बोलते हैं, कौन से एरिया पे कौन सी पियर्सिंग की जाती है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी ट्रैगस पियर्सिंग की। दिस इज ए पियर्सिंग ऑफ कार्टिलेज डायरेक्टली अक्रॉस द ट्रैगस। अब इसमें देखते हैं एंटी ट्रैगस पियर्सिंग कहाँ पर है। ये देखिए मेरा जो कर्सर घूम रहा है ये आपका एंटी ट्रैगस पियर्सिंग है। मींस ये आपके बिल्कुल ट्रैगस, जो ये जो ट्रैगस वाला पार्ट है इसके जस्ट सामने होती है, इसे बोलते हैं एंटी ट्रैगस पियर्सिंग। यदि क्लाइंट अगर चाहता है कि मुझे इस और पियर्सिंग करवानी है तो ये आपकी एंटी ट्रैगस पियर्सिंग कहलाएगी। मींस आपके ट्रैगस के जस्ट सामने जो पार्ट है वो होता है एंटी ट्रैगस, तो इसे हम एंटी ट्रैगस पियर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कार्टिलेज पियर्सिंग या फिर हेलिक्स पियर्सिंग। Any piercing of the cartilage toward the top of the your ear means helix। जो हमारा हेलिक्स पियर्सिंग है ये हमारे कान के सबसे टॉप वाले एरिया होता है। देखिए जो टॉप एरिया है ये हमारा पूरा कान है, ये इसका टॉप एरिया है, ये इसका सबसे बॉटम एरिया है, ये इसका साइड एरिया है और ये इसका फेस एरिया है। जो हेलिक्स है ये देखिए आप जहाँ मेरा कर्सर है ये आपका हेलिक्स एरिया है। इस जगह पे भी क्लाइंट जो है जो हमारे पियर्सिंग करवाते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा जो इस जगह लोग अपने कान छिदवाते हैं,
तो ये जो पार्ट है ये हमारा हेलिक्स पियर्सिंग या कार्टिलेज पियर्सिंग कहलाता है। कार्टिलेज क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि जो हमारा ईयर है ये कार्टिलेज से बना हुआ है। ये जो पूरा ईयर है ये हमारा कार्टिलेज टिश्यू होता है, जो कि हार्ड टिश्यू होता है उससे बना होता है। नेक्स्ट है कॉन्च पियर्सिंग। कॉन्च पियर्सिंग क्या होता है? दिस इज ए पियर्सिंग ऑफ द लोअर कार्टिलेज जस्ट इनसाइड द ईयर वेयर इट स्कूप इनवर्ड। अब हम कॉन्च पियर्सिंग की बात करते हैं, तो कॉन्च पियर्सिंग देखो दो प्रकार के होते हैं आपके, एक इनर कॉन्च और एक आउटर कॉन्च। हम पहले बात करते हैं इनर कॉन्च की। देखो ये आपका जो कार्टिलेज एरिया है, ये आउटर कान है, कान के अंदर जो हल्का सा आपको खड्डा दिखाई देता है उसके अंदर हम जो करते हैं पियर्सिंग, ये बोलते हैं इनर कॉन्च पियर्सिंग। देखिए ये जो एरिया है ये इनर कॉन्च मींस अंदर की तरफ आपका जो पियर्सिंग की गई है। आउटर कॉन्च की बात करते हैं तो देखो जो आपका ईयर लोब है उसके जस्ट ऊपर जो एरिया होता है वो होता है आउटर कॉन्च एरिया। मींस कान के जो आपके जो एंटी ट्रेगस के जस्ट ऊपर अंदर की तरफ जो होते हैं उसे हम बोलते हैं आउटर कॉन्च एरिया। तो ये आपके कॉन्च पियर्सिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डेथ पियर्सिंग। क्या होती है? डेथ पियर्सिंग इज डन राइट अबव द ट्रेगस, मींस जस्ट ट्रेगस के जो ऊपर होती है। ये देखिए आपका ट्रेगस वाला पार्ट है, ट्रेगस के जस्ट ऊपर जो है पियर्सिंग होती है वो है डेथ पियर्सिंग। ये बिल्कुल जस्ट ट्रेगर के ऊपर होती है। नेक्स्ट है आपका ईयर लोब पियर्सिंग। वन और मोर पियर्सिंग दैट गो थ्रू द ईयर लोब टिपिकली स्टार्टिंग टूवर्ड द बॉटम सेंटर ऑफ द लोब। ईयर लोब पियर्सिंग जो होता है सबसे मेन होता है हमारे कान का पियर्सिंग। हम मोस्टली सबसे ज्यादा जो करवाते हैं ईयर लोब पियर्सिंग करवाते हैं। ये जो पार्ट है कान का सबसे जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो थोड़ा सा गुदगुदा सा होता है, जिसमें हमारे जो कार्टिलेज टिश्यू जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ईयर लोब एरिया। ये जो ईयर लोब एरिया होता है जो जहां हम मोस्टली हमारा जो पियर्सिंग करवाते हैं वो कहलाता है स्टैंडर्ड लोब। इसके अलावा इसके ऊपर वाले एरिया को हम बोलते हैं अपर लोब एंड जस्ट स्टैंडर्ड लोब के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स लोब। तो जो लोब एरिया होता है वो तीन प्रकार से होता है। आपके ईयर लोब के जो पार्ट्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आपका स्टैंडर्ड लोब, अपर लोब और ट्रांसवर्स लोब। तो इस प्रकार से जो आपकी ईयर लोब पियर्सिंग है ये ईयर पियर्सिंग में सबसे ज्यादा मैन होती है, सबसे ज्यादा लोग हैं जो इसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट सुनते हैं इंडस्ट्रियल पियर्सिंग क्या होती है। इंडस्ट्रियल पियर्सिंग जो एंड इंडस्ट्रियल पियर्सिंग गोज थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ कार्टिलेज एट द टॉप ऑफ योर ईयर। मींस जो आपकी इंडस्ट्रियल पियर्सिंग होती है ये 2 पॉइंट में की जाती है। देखिए ये जो लंबी सी आपको रॉड दिख रही है, ये जो लंबी सी ज्वेलरी दिख रही है आपको, स्ट्रेट ज्वेलरी जो दिख रही है इसे हम बाबल ज्वेलरी भी कहते हैं। ये ज्वेलरी आपके 2 पॉइंट में होती है, सबसे टॉप एरिया पे हो रखी है ये, और ये 2 पॉइंट में होती है। इसमें 2 होल होते हैं एक साथ। तो इसमें इस प्रकार की जो है बॉल्स वाली ज्वेलरी पहनी जाती है जिसे हम लॉक कर देते हैं, और ये इंडस्ट्रियल ज्वेलरी कहलाती है। ये देखिए ये है आपकी इंडस्ट्रियल पियर्सिंग। अगला है ऑर्बिटल पियर्सिंग। एंड ऑर्बिटल पियर्सिंग इज एक्चुअली 2 ईयर लोब पियर्सिंग डन अलोंग द एज ऑफ द लोब। जो ऑर्बिटल पियर्सिंग है वो आपकी देखिए ईयर लोब के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो आपका ऑर्बिटल पियर्सिंग कहलाता है। ये वाला जो आपका दिख रहा है जिसमें आपकी बड़ी सी रिंग पहन रखी है, तो ये जो बड़ी सी रिंग पहनी हुई है ये आपका ऑर्बिटल पियर्सिंग है। ये वाला जो एरिया होता है ये कार्टिलेज के पूरा जो अंदर से लेके बाहर तक पूरा होल्ड किया जाता है, ये होता है आपका ऑर्बिटल पियर्सिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूप पियर्सिंग। ये जो सारे पियर्सिंग पढ़ रहे हैं ये कान के अलग अलग पार्ट पे किए जाते हैं। जो रूप पियर्सिंग होता है वो जस्ट आपके ईयर लोब के ऊपर होता है। ये देखिए आपका ईयर लोब वाला एरिया है, ईयर लोब के जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जो होता है वो रूक एरिया होता है। ये देखिए रूक एरिया, इसे हम बोलते हैं रूप पियर्सिंग। This is a piercing of the cartilage that just out between the upper half of the conch and the top of the ear. Means आपका जो conch area है, देखिए ये आपका conch area है, इसके बीच में और आपके टॉप ऑफ ईयर के बीच में जो होता है ये वाला एरिया, ये होता है रूक पियर्सिंग। अगला है स्नग पियर्सिंग या एंटी हेलिक्स पियर्सिंग। ए स्नग गोज थ्रू द कार्टिलेज अलोंग द इनर एज ऑफ द सेंट्रल आउटर ईयर जस्ट बिलो वेयर द लोब एंडेड। मींस आपका जो स्नग पियर्सिंग है ये कहाँ है, ये देखिए ये जो पोर्शन है आपका स्नग वाला ऑर्बिटल के जस्ट ऊपर, ऑर्बिटल के जस्ट ऊपर जो पोर्शन होता है ये स्नग पोर्शन कहलाता है, इसे हम स्नग पियर्सिंग भी कहते हैं। ये जस्ट ऑर्बिटल के ऊपर होती है।
नेक्स्ट है आपका ट्रैगस पियर्सिंग। जो ट्रैगस पियर्सिंग होती है, दिस इज ए पियर्सिंग ऑफ द लोअर फ्लैप ऑफ कार्टिलेज वेयर योर ईयर कनेक्ट टू योर फेस। जो आपका ट्रैगस पियर्सिंग होता है ये आपका फेस से जुड़ा होता है, मीन्स जो ये कान का स्टार्टिंग एरिया है, ये स्टार्टिंग एरिया आपके फेस से जुड़ा होता है, तो ये जो पार्ट होता है ये आपका ट्रैगस एरिया होता है, इसे भी हम पियर्सिंग कर सकते हैं, इसमें भी हम ज्वेलरी वॉर्न कर सकते हैं। अगला है ट्रिपल हेलिक्स पियर्सिंग। ए ट्रिपल हेलिक्स is a three helix piercing in a row often connected with a single piece of spiral jewelry। मीन्स आपका जो हेलिक्स एरिया है, देखिए ये फॉरवर्ड हेलिक्स है, ये आपका हेलिक्स है, मीन्स एक ही एक साथ रो में है, एक बिल्कुल एक जगह, दोनों एक जैसे एक सार रो के अंदर खड़े जैसे वैसी है। तो ये जो एरिया होता है ये ट्रिपल हेलिक्स पियर्सिंग कहलाता है। ये जो है इसके अंदर आप स्पाइरल ज्वेलरी का यूज करते हैं। तो ये जो आपने अभी पढ़े हैं, जस्ट ये कान के पार्ट पढ़े हैं कि कान के कितने पार्ट में हम अपनी पियर्सिंग कर सकते हैं। तो कान के बहुत सारे एरिया हैं जिनमें हम पियर्सिंग करते हैं, जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नोज पियर्सिंग। नोज पियर्सिंग क्या होती है? The nose piercing is the piercing of the skin or cartilage which form any part of the nose। मीन्स नोज पियर्सिंग स्किन या कार्टिलेज का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जो भी नोज के किसी भी पार्ट पे हम पियर्सिंग करते हैं। नॉर्मली फॉर द पर्पज ऑफ वेयरिंग ज्वेलरी, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी ज्वेलरी को वियर करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, इसलिए हम नोज पियर्सिंग करवाते हैं। कॉल्ड है नोजल ज्वेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोजल जेल नाम से भी जानते हैं। Among the different varieties of the nose piercing, the nostril piercing is the most common। अगर हम नोज पियर्सिंग की बात करें तो जो हमारी नोस्ट्रिल पियर्सिंग है, मीन्स जो हमारे नोस्ट्रिल होते हैं, ये हम आप अपनी इमेज में देखिए, ये जो नोस्ट्रिल होते हैं ये जो है सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा लोग हैं जो नोस्ट्रिल पियर्सिंग करवाते हैं। Nose piercing is the third most common variety of piercing after earlobe piercing and tongue piercing। जो nose piercing है वो earlobe piercing और tongue piercing के बाद तीसरी most common piercing होती है, जिसे लोग करवाना पसंद करते हैं। बात करते हैं नोज पियर्सिंग। जो नोज पियर्सिंग होते हैं वो भी 3 पार्ट्स में होती है। सबसे पहला है आपका नोस्ट्रिल पियर्सिंग, सेकंड है सेप्टम पियर्सिंग और थर्ड है ब्रिज पियर्सिंग। आप इस फोटो में देखेंगे जो ये दोनों छोटे छोटे से जो आपके नोज पिन है, ये आपकी नोस्ट्रिल पियर्सिंग है। जो आपने बड़ी सी ये राउंड बीडेड इसने ज्वेलरी पहन रखी है, ये आपका सेप्टम पियर्सिंग है। और ये जिसने जो आपका ये पोर्शन है नोज का, इसे हम नोज ब्रिज बोलते हैं। इस नोज ब्रिज पे जब हम ये पियर्सिंग करते हैं तो इसे ब्रिज पियर्सिंग कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नोस्ट्रिल पियर्सिंग क्या होती है? जो नोस्ट्रिल पियर्सिंग कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द नोस्ट्रिल। जो नोस्ट्रिल पियर्सिंग होती है ये नोस्ट्रिल के किसी भी पार्ट पे हम प्लेस कर सकते हैं, बट इट्स मोस्ट टिपिकली प्लेस्ड इन द क्रीज ऑफ द नोस्ट्रिल वेयर द कार्टिलेज इज थिनेस्ट। मीन्स हम इसे कहाँ करते हैं? जहां आपका ये नोज की जो क्रीज बनती है, जहां से आपकी नोज की, देखिए फोटो, आप ये फोटो में देखेंगे कि नोज की जो क्रीज बन रही है, इसके बाद जो ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन क्या होता है, बहुत पतला होता है। ये थिनेस्ट कार्टिलेज होती है जो हमारा नोज बना होता है, और जो हमारी ईयर है, ये दोनों हमारे हार्ड कार्टिलेज से बने होते हैं। तो कार्टिलेज जो नाक का ये वाला एरिया जहां से हमारी क्रीज बनती है, तो ये क्रीज जो होती है इसके पास जो स्किन होती है, ये जो बहुत सॉफ्ट होती है, यहाँ का जो कार्टिलेज होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए यहाँ पे जो पियर्सिंग करना क्या होता है, बहुत ईजी होता है। Nostril piercing is a body piercing practice for the purpose of wearing jewelry much like nose piercing। नोज पियर्सिंग जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसमें ज्वेलरी पहननी होती है। इट इज फाउंड कॉमनली इन इंडिया। ये सामान्यतः हमारे भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और हमारे साउथ एरिया में सबसे ज्यादा करवाई जाती है। द मोस्ट पॉपुलर आर द लूप, द स्टड व्हील एंड एल बार क्लोजर। सबसे ज्यादा हम बात करें तो जो नोस्ट्रिल में जो हम ज्वेलरी यूज करते हैं, वो कौन सी ज्वेलरी करते हैं यूज? आपकी एल बार ज्वेलरी होती है। द स्टड विथ बॉल क्लोजर मीन्स आपकी ज्वेलरी ऐसी होती है जिसमें आपका एक बॉल से द्वारा इसको क्लोज किया। देखिए आप इस फोटो में देखेंगे, ये जो फोटो है इसके अंदर ये जो ज्वेलरी है, ये नोज जो पिन आपको जो नोज पिन दिखाई दे रही है, ये जो नोज पिन है ये एल बार है।
ये एल के रूप में शो हो रही है। जो दूसरी है आपकी द स्टड विथ बॉल क्लोजर, मीन्स ये देखिए आगे से बॉल लगी हुई है, ये बॉल से भी क्लोज की जाती है। एंड द स्टड विथ फ्लैट बैकिंग, मीन्स जिसकी जो बैक है वो फ्लैट होती है। इस ये जो ज्वेलरी देख रहे हैं आप बोन वाली, इस बोन में जो इसकी बैक है ये कैसी है, फ्लैट है। मीन्स आप अपनी नोस्टिल में इन विभिन्न प्रकार की ज्वेलरीज का यूज कर सकते हैं। आप इसमें रिंग टाइप की ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेप्टम पियर्सिंग क्या होती है। सेप्टम पियर्सिंग जो द नेजल सेप्टम इज द कार्टिलेजिनस डिवाइडिंग वॉल बिटवीन द नोस्ट्रिल। सेप्टम एरिया क्या होता है, जब आपकी कार्टिलेज आपके नोस्ट्रिल को दो भागों में डिवाइड करती है, जो वॉल बनाती है वो वॉल आपकी सेप्टम कहलाती है, नेजल सेप्टम कहलाती है। देखिए ये जो आपकी नोस्ट्रिल है, इन दोनों नोस्ट्रिल को एक वॉल डिवाइड कर रही है, ये जो वॉल है ये आपका सेप्टिम पियर्सिंग है, ये आपका सेप्टिम एरिया होता है। इसमें भी जो लोग हैं अपना पियर्सिंग करवाना पसंद करते हैं, ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। तो दिस पियर्सिंग हील्स विद इन ए मंथ एंड ए हाफ टू 3 months ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। मीन्स जो ये पियर्सिंग होती है इसे हील होने में 1 महीने से लेकर के 3 महीने का समय भी लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो इसका पोर्शन होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसमें पियर्सिंग के बाद में इसे हील होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। द सेप्टम पियर्सिंग इज पॉपुलर इन कंट्री साइड ऑफ इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। जो सेप्टम पियर्सिंग है सबसे ज्यादा पॉपुलर कहाँ पर है, हमारी इंडिया में, नेपाल में और बांग्लादेश में। यहाँ के देशों में जो लोग हैं वो सेप्टम पियर्सिंग करवाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी इंडिया में इसको हम नथोरी के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा जो जो गांव के लोग होते हैं या फिर जो बहुत सारे लोग होते हैं फैशन के तौर पे भी जो ऐसी पियर्सिंग करवाना पसंद करते हैं, जो नाक में नथोरी पहनते हैं, इस टाइप की जो ज्वेलरी पहनते हैं, तो इसे हम सेप्टम पियर्सिंग कहते हैं। मेनी टाइप ऑफ ज्वेलरी जनरली आर worn in a septum piercing such as captive bead ring that close with a bead held in the center by the tension of the ring। बहुत सारी ज्वेलरी होती है जो हमारे सेप्टम पियर्सिंग के दौरान पहनी जाती है, जिसमें आपका कैप्टिव बीड रिंग, ये देखिए ये फर्स्ट इमेज जो देख रहे हैं इसमें आपका ये जो ज्वेलरी है इसे हम कैप्टिव बीड रिंग बोलते हैं। मीन्स आपके दोनों साइड पे बीड लगे हुए हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में CBRS भी बोलते हैं। ये कैप्टिव बीड रिंग होती है। नेक्स्ट चलते हैं, द रिंग दैट्स क्लोज विद ए बीड, मीन आपकी एक ये राउंड रिंग है जो कि आपके एक बीड से क्लोज हो रखी है। तो इस प्रकार की जो ज्वेलरी है वो सेप्टम पियर्सिंग के दौरान पहनी जाती है। इसमें आप जो कॉमन जो स्टड होते हैं वैसी ज्वेलरी आप इसमें नहीं पहन सकते, इसमें आपको रिंग टाइप की ज्वेलरी ही पहननी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रिज पियर्सिंग। ब्रिज पियर्सिंग क्या होता है, ये भी नाक जो हमारा नोज पियर्सिंग है उसी का ही तीसरा पार्ट है। जो ब्रिज पियर्सिंग होती है, ब्रिज पियर्सिंग आर इंसर्टेड थ्रू द स्किन एट द टॉप ऑफ द नोज बिटवीन द आईज। जो हमारी ब्रिज पियर्सिंग है वो नाक के सबसे टॉप एरिया जो होता है हमारा, आप ये इमेज देखेंगे, ये जो नोज का हमारा सबसे टॉप एरिया है, जो दोनों आंखों के बीच की जो स्किन होती है यहाँ पर की जाती है। मीन्स ये हमारा जो नोज का ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर पतली सी जो स्किन होती है इसके ऊपर जो है ब्रिज पियर्सिंग की जाती है। इस तरह की पियर्सिंग में आप कर्व्ड बार्बल्स एंड स्ट्रेट बार्बल्स ज्वेलरी का यूज करते हैं। मीन्स आप सबसे लास्ट इमेज देखेंगे, ये स्ट्रेट बार्बल्स है, ये कर्व बार्बल्स है। तो जो आपकी नोज पियर्सिंग में ब्रिज पियर्सिंग है, इस तरह की पियर्सिंग में आप कर्व बार्बल्स या स्ट्रेट बार्बल्स ज्वेलरी का यूज करते हैं। इसके अलावा आप इसमें किसी भी प्रकार की ज्वेलरी नहीं पहन सकते हैं। गेटिंग ए ब्रिज पियर्सिंग डन इज मच मोर रिस्की देन अदर नोज पियर्सिंग। हम बात करें ब्रिज पियर्सिंग की, तो ये जो आपकी नोज पियर्सिंग है जिसमें आपका सेप्टम है, नोस्ट्रिल पियर्सिंग है, इनकी तुलना में जो है ब्रिज पियर्सिंग सबसे ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि ये हमारे दोनों आईज के बीच का जो पोर्शन होता है हमें वो पार्ट हमें पियर्स करना होता है, जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। क्योंकि हमारे इस जो स्किन होती है इसके नीचे जस्ट जो है थोड़ा सा हार्ड कार्टिलेज होता है, जो कि हो सकता है कई बार अगर कोई बंदा जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना हो तो वो हमारी कार्टिलेज को भी पियर्स कर सकता है, जिससे हमें बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। A bridge piercing is put on the thinnest part of the bridge of the nose in the soft tissue above the hard cartilage। जो ब्रिज पियर्सिंग होती है ये हमारे नोज के ब्रिज जो टॉप एरिया होता है उसके सबसे पतले पार्ट
पे की जाती है, जो कि हमारे हार्ड कार्टिलेज के ऊपर होते हैं, जिसे हम सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं। आप कभी भी अपने नोज के ऊपर फील करना, एक पतली सी लेयर वाली आपकी स्किन होती है, उसके नीचे बहुत हार्ड कार्टिलेज होता है। तो जो आपकी जो पतली सी स्किन होती है, जो बहुत सॉफ्ट होती है, ऐसी स्किन पे ही आपका ब्रिज पियर्सिंग किया जाता है। तो हमने नोज, जो आपकी नोज पियर्सिंग है, इसके हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए, आपके नोस्ट्रल पियर्सिंग एंड आपका सेप्टम पियर्सिंग एंड ब्रिज पियर्सिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं पर्पज ऑफ पियर्सिंग की। जो हम पियर्सिंग करवाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, हम पियर्सिंग क्यों करवाते हैं। तो बॉडी पियर्सिंग आर डन एज एक्सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर रिलीजियस और कल्चरल रीजंस। हम पियर्सिंग क्यों करवाते हैं, हमारी स्वतंत्रता को दर्शाने के लिए, हमारे एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए, और हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से हम अपनी पियर्सिंग करवाते हैं। तो पियर्सिंग इज टिपिकली कंप्लीटेड इन टैटू और ब्यूटी पार्लर। जो पियर्सिंग होती है वो आपके टैटू सेंटर्स जो होते हैं वहां पर की जाती है, और आपके ब्यूटी पार्लर्स जिनमें अक्सर अगर पियर्सिंग की जाती है तो इसे वहां करवाना बहुत इजी होता है। फॉर ए कल्चरल और स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप अपने सांस्कृतिक और धार्मिक आध्यात्मिक कनेक्शन को जोड़ने के लिए भी इसका यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आप इसलिए पियर्सिंग करवाते हैं। अपनी बॉडी को आप अपना शो करने के लिए पियर्सिंग करवाते हैं। आप अपनी बॉडी को पॉजिटिवली चाहते हो एंजॉय करना, तो आप पियर्सिंग करवाते हैं। मीन्स अगर आपने पियर्सिंग करवाई है, आप अपने पसंदीदा बॉडी पार्ट पे पियर्सिंग करवाते हो, तो आपको उससे बहुत हैप्पी फील होता है, आप उससे बहुत खुश होते हो। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो अंदर प्रवेश करती है, जिससे क्या होता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप बहुत ज्यादा खुश होते हो। इसके अलावा जो पियर्सिंग होती है वो आप अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए भी करवाते हैं। पियर्सिंग के जरिए हम अपने जो शारीरिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम कवर कर रीटा जी गेमिंग डिस्कस
हेलो रीटा जी। हेलो, हाँ जी सर। जी मैम, आपका आवाज आना बंद हो गया था। जी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए जस्ट हो गया था। ठीक है मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो पा रही है अब? हेलो हेलो सर, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। अब ट्राई कीजिए मैम। हाँ सर, मैं ट्राई कर रही हूँ इसमें। हाँ, अब हो रही है सर, थैंक यू सर। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हम पर्पस ऑफ पियर्सिंग पे थे, तो हम इसको वापस से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पियर्सिंग का पर्पस है वो क्या है कि हम इसके जरिए हमारे इंडिपेंडेंस, हमारे एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं और हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जो भी कारण होते हैं ये उसको शो करते हैं। पियर्सिंग के द्वारा, हाँ, जो पियर्सिंग होती है वो हम हमारे टैटू सेंटर या हमारे ब्यूटी पार्लर्स में करवा सकते हैं, जो वहाँ पर इजीली होती है। अगर आपके ब्यूटी पार्लर्स में पियर्सिंग की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ पर आप पियर्सिंग करवा सकते हैं। फॉर ए कल्चर और स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप अपने कल्चर या आपके सांस्कृतिक या आध्यात्मिक कनेक्शन को जोड़ने के लिए भी आप पियर्सिंग का यूज करते हैं। आप अपनी बॉडी को अपना दर्शाने के लिए भी पियर्सिंग का यूज करते हैं। आप अपनी बॉडी की आप चाहते हो कि आपकी बॉडी पॉजिटिव हो। आप जब आप पियर्सिंग करवाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत सुंदर दिखाई देती है, जिससे आप अपने आप को बहुत खुशी फील करते हो, जिसके द्वारा क्या होता है, आपके जो बॉडी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, जिसके द्वारा आप अपने आप को बहुत इंजॉय फील करते हो। पियर्सिंग के द्वारा आप अपने हेल्थ बेनिफिट को भी समझ सकते हैं। जो पियर्सिंग होती है ये हमारे हेल्थ को, हमारी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे दूर करने में हमारी हेल्प करती है। यह आपके लुक को चेंज करने में भी आपकी मदद करती है। जब आप पियर्सिंग करवाते हैं तो क्या होता है, आप इसके जरिए अपना लुक जो है चेंज कर सकते हैं। तो इस कारण जो है, इन सभी जो पॉइंट्स हैं इनके जरिए जो है इनका उद्देश्य होता है, हम पियर्सिंग करवाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, पियर्सिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। कि जो पियर्सिंग करवाते हैं इसके भी लाभ होते हैं। अब आप सोचोगे कि पियर्सिंग के क्या लाभ हो सकते हैं। पियर्सिंग तो एक डेकोरेटिव आइटम है, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है। जब आप पियर्सिंग करवाते हैं तो आपके जहाँ पे जिस पार्ट में होल्ड किया जाता है वो कहीं ना कहीं आपका एक्यूप्रेशर पंचर होता है, जहाँ पर आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। उसके द्वारा जो है आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी नोज पियर्सिंग, कि नोज पियर्सिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जो नोज पियर्सिंग होती है ये महिलाओं में जब मंथली प्रॉब्लम्स होती है या पीरियड्स प्रॉब्लम्स होती है तो उस दौरान होने वाले दर्द को ये खत्म करती है, कम कर देती है। जो चाइल्ड बर्थ होता है उसको इजी बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो नोज पियर्सिंग द्वारा जो महिलाओं में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ये दूर करती है। ईयर पियर्सिंग की बात करें तो ईयर पियर्सिंग जो है हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसको फास्ट बनाते हैं। जब भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को भी ईयर पियर्सिंग करवाते हैं, क्योंकि इसके जरिए क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है उसका डेवलपमेंट बहुत फास्टली होता है और ये हमारे आई साइट को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है और सुनने की क्षमता को बढ़ाती है। यदि किसी की आई साइट वीक है या वो सुनने की क्षमता कम रखता है तो ईयर पियर्सिंग द्वारा वो उसे बढ़ा सकता है, वो ऐसी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, जो बहुत ज्यादा बैक पेन से गुजर रहे हो, ऐसे ईयर पियर्सिंग द्वारा आप अपनी बैक पेन को भी कम करने में मदद कर सकते हो।
आगे बात करते हैं लिप पियर्सिंग की। लिप पियर्सिंग लोग क्यों करवाते हैं? तो लिप पियर्सिंग हम अपने रिबेलियस को, इंडिपेंडेंस को और अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए लिप पियर्सिंग करवाते हैं। ये हमारे जो सेंसुअल फीलिंग जो ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। बात करते हैं निपल पियर्सिंग की। जो निपल पियर्सिंग होते हैं प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग यूथफुल अपीयरेंस सच एज द साइन ऑफ एजिंग स्पेशली ब्लेमिशेस स्किन। जो आपके निपल पियर्सिंग होते हैं ये आपकी जो अपीयरेंस होती है, बॉडी की अपीयरेंस होती है, उसको यूथफुल बनाती है। जब आपकी बॉडी जब एजिंग की ओर बढ़ रही होती है, आपके फेस पे ब्लेमिशेस आ रहे होते हैं, तो ये उसको कम करने में आपकी हेल्प करती है और आपके सेक्सुअल स्टिमुलेशन को बढ़ाती है। तो जो पियर्सिंग होते हैं इनके द्वारा हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो हमारे अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग रोल निभाते हैं। आगे हम चलते हैं टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कि जब पियर्सिंग करते हैं तो इस दौरान हमें कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप एक पियर्सर हो तो आपके को अच्छे से आप संतुष्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पियर्सिंग गन क्या होती है। जो आपकी पियर्सिंग गन की बात करें तो पियर्सिंग गन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम पियर्सिंग गन या ईयर पियर्सिंग गन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका पियर्सिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम अपने ईयर लोब या किसी भी बॉडी पार्ट को पियर्स कर सकते हैं। जो पियर्सिंग गन होती है ये रियूजेबल या डिस्पोजेबल दोनों तरीके की हो सकती है। पियर्सिंग गन आप इस इमेज में देखेंगे, ये जो पियर्सिंग गन है ये कैसी है, ये डिस्पोजेबल है, और जो दूसरी पियर्सिंग गन है ये आपकी रियूजेबल है। मींस आप अपनी जो पियर्सिंग गन होती है रियूजेबल भी कर सकते हो और डिस्पोजेबल भी कर सकते हो। ऐसी पियर्सिंग गन आपको मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पियर्सिंग नीडल की, जो जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी में होल करते हैं। जो नीडल होती है ये एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होती है। ये आपके बॉडी पार्ट को क्या करती है, होल्ड करती है, जो आपके पियर्सिंग गन में लोड की जाती है। पियर्सिंग गन में आपकी पियर्सिंग नीडल को लोड करके ही आपके किसी भी बॉडी पार्ट में जो है पियर्सिंग की जाती है। ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन मशीन, ये आपके पियर्सिंग टूल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप पियर्सिंग करते हैं तो आपके जितने भी टूल्स होते हैं आप उन टूल्स को इस मशीन के अंदर ही स्टरलाइज करते हैं। ये मशीन क्या काम करती है, ये मशीन जो बहुत हाई स्टीम देती है, हाई मात्रा में गैस, बहुत तेजी से गैस देती है और बहुत ही जो फास्टली है हीट प्रदान करती है, जिसके जरिए जो आपके टूल्स होते हैं वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसलिए आपके पियर्सिंग टूल इक्विपमेंट में ऑटोक्लेव मशीन का होना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं रिंग ओपनिंग प्लेयर्स और रिंग क्लोजिंग प्लेयर्स। तो ये क्या होते हैं, मीन्स आप जो ज्वेलरी पहन रहे हैं, ये देखिए ये आपका रिंग क्लोजिंग प्लेयर्स है। मीन्स आपने किसी भी प्रकार की ज्वेलरी पहनी उसे क्लोज करने के काम आता है ये। एंड जो आपका ये आप देख रहे हैं प्लेयर्स, रिंग ओपनिंग प्लेयर्स, ये आपकी ज्वेलरी को ओपन करने के काम आता है। मीन्स जो प्लेयर्स, जो क्लोजिंग होता है वो उसको बाहर से पुश करता है और जो ओपनिंग होता है वो उसको अंदर से ओपन करता है। तो ये आपके रिंग ओपनिंग प्लेयर्स और रिंग क्लोजिंग प्लेयर्स होते हैं। जो आपके कैप्टिव बीड रिंग्स में आपके जो सर्कल जो रिंग होती है, नोज रिंग जो होती है या ईयर रिंग होती है, उसको ओपन करने के या क्लोज करने के काम आती है। जो आपकी निडल होती है ये अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से आपको मिलेगी, छोटी से पतली से लेके मोटी तक। अगर आपकी जो निडल है वो 16 गॉज की है तो वो बहुत पतली होगी, यदि आपकी निडल अगर 6 गॉज की होगी तो वो बहुत ज्यादा मोटी होगी। ये आपका ऑटोक्लेव मशीन है जिसके अंदर आप अपने टूल्स को स्टरलाइज करते हो। आगे चलते हैं होमोस्टेट फोर्सेप्स, ये क्या होता है, these are usually locking pliers and this handy tools is used to hold jewelry steady when doing a piercing। जो होमोस्टेट फोर्सेप्स होता है ये क्या होता है, जब आप पियर्सिंग कर रहे होते हो तो उस दौरान ये आपकी ज्वेलरी को होल्ड करने के काम आता है, इसे होमोस्टेट फोर्सेप्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं
Egnington and Forrester forceps. These piercing tools are used to hold the part of the body being pierced while inserting a needle. आप देखोगे सबसे फर्स्ट इमेज क्या है आपकी होमस्टेड फॉरसेप्स की। सेकंड इमेज की बात करते हैं तो ये आपका इनिंगटन एंड फॉरेस्टर फॉरसेप्स होता है जो आपके बॉडी पार्ट्स को पकड़ने के काम आता है। यदि आप अपने टंग पे पियर्सिंग करवा रहे हैं तो ये आपके टंग को पकड़ लेगी। देन जो इसमें ये छोटे छोटे होल बने हुए हैं, ये होल के द्वारा जो आपकी नीडल है वो आपकी आर पार होती है, बॉडी पार्ट के आर पार होती है, तो ये आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को पकड़ने का काम करती है। नेक्स्ट आपका है डर्मल पंच। डर्मल पंच क्या होता है? डर्मल पंच इज लाइक ए डेकोरेटिव पेपर पंचर। मींस एक आपने पंचर देखा होगा, एक आपने पंचिंग मशीन देखी होगी जिसके द्वारा हम अपने पेपर को पंच करते हैं, तो वैसा ही ये होता है, बट ये बहुत पेन के जैसा होता है, छोटा होता है, ये रेजर के जैसा शार्प होता है और राउंडेड शेप में होता है। देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो पेन जैसा दिखाई दे रहा है ये आपका डर्मल पंच है। इसके जरिए आप अपने बॉडी पार्ट को छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार में आप उसके टिश्यूज को कट कर सकते हो। ये आपके विभिन्न साइज में अवेलेबल होता है, छोटा या बड़ा। यदि आपको छोटा होल चाहिए तो ये छोटा भी कर सकता है, यदि आपको बड़ा चाहिए तो ये बड़ा होल भी कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पियर्सिंग बॉल ग्रैबर टूल्स। ये क्या होता है? आपके जो छोटे छोटे जो ज्वेलरी होती है, जैसे कोई राउंडेड आपका मोती है, कोई डायमंड है, उसको होल्ड करने के काम आता है। देखिए ये जो पियर्सिंग ग्रैबर टूल्स है, ये आपके जो मोती वाला हिस्सा है, देखो इसको ऐसे ये पकड़ लेता है, फिर इसके द्वारा हम इजीली अपने बॉडी पार्ट में इसको आराम से इम्प्लांट कर सकते हैं। अगला है पियर्सिंग क्लीपर्स एंड व्हील गोज। ये क्या होता है? ये आप इस फर्स्ट इमेज आपकी जो फर्स्ट की नीचे जो इमेज इसको देखेंगे, जो राउंड कलर का एक मेजरमेंट है, एक व्हील गोज है। ये क्या करता है? आपकी जो ज्वेलरी है ये उसको मेजर करता है कि आपकी ज्वेलरी कितने mm की है या कितने इंच की है। देखिए ये यहाँ से जो हम नापते हैं, ये यहाँ से हम इंच में नापते हैं, अगर हम सर्कल में नापते हैं तो ये आपको मिलीमीटर में आपकी ज्वेलरी को नापता है। अगला है पियर्सिंग क्रूक्स एंड रिसीविंग ट्यूब्स। ये आपके ट्यूब्स होती हैं जिसके जरिए आप अपनी नीडल को होल्ड करके रखते हैं। मींस इसके द्वारा जो है आप सेफ्टली से अपने पियर्सिंग को जो आपका क्लाइंट है और आप दोनों इसके जरिए सेफ रहते हैं, क्योंकि जो नीडल होती है वो इसको होल्ड करके रखती है। तो इसके जरिए हम नीडल को होल्ड कर सकते हैं, जो कि हमें हमारी पियर्सिंग को बहुत ईजी करने में हमारी हेल्प करता है। अगला है हैंड ग्लव्स। ये आपके हैंड ग्लव्स हैं। कभी भी कोई भी आपको पियर्सिंग करने से पहले आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, देन आपको अपने ग्लव्स वियर करने होते हैं। पियर्सिंग मार्कर होता है, जो आप जिस भी पार्ट पर आपको पियर्सिंग करनी होती है आपको उस जगह पे अच्छे से बॉडी पार्ट को चेक करना होता है। देन चेक करने के बाद में ही आपको उस पार्ट पे मार्क करना होता है कि यहाँ इस पार्ट पे मुझे पियर्सिंग करनी होती है। तो ये मार्कर आपका मार्क करने के काम आता है। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन का यूज हम अपने बॉडी जब हम पियर्सिंग कर रहे होते हैं तो उसे क्लीन करने के लिए और पियर्सिंग के बाद भी उसे क्लीन करने के काम लेते हैं। अल्कोहल जो होता है या एंटीसेप्टिक लोशन होता है, जब कोई क्लाइंट बाहर से आया है उसे पियर्सिंग करवानी होती है, तो वो बाहर से आता है तो क्या होता है उसकी बॉडी पे बहुत सारी डस्ट होती है, बैक्टीरिया भी होते हैं। तो सबसे पहले पियर्सिंग को करने से पहले हमें उसकी बॉडी पार्ट को क्लीन करना होता है, जहां भी उसे पियर्सिंग करवानी होती है, तो वो अल्कोहल या एंटीसेप्टिक लोशन से ही क्लीन हो सकती है। उसके बाद हमें ज्वेलरी की आवश्यकता होती है कि क्लाइंट को कौन सी ज्वेलरी पसंद है या कैसी ज्वेलरी पहननी है, उसका जो पियर्सिंग है वो बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है और उस पार्ट में किस तरह की ज्वेलरी हमें वियर करवानी है। तो आपको इन सब टूल्स का पहले से ही इंतजाम करना होता है। जब कोई क्लाइंट आता है तो ये सारे टूल्स आपके पास अच्छे से अवेलेबल होने चाहिए। ये सारे टूल्स आपके जो है स्टरलाइज होने चाहिए, तभी आपको इनका यूज करना होता है। तो ये सारे आपके टूल्स थे जिनका यूज आप करते हो पियर्सिंग के दौरान। आगे हम चलते हैं, प्रोसीजर क्या होता है। जब पियर्सिंग करते हैं तो हमें प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सबसे पहला हम करते हैं क्लाइंट कंसल्टेशन। जब कोई क्लाइंट आता है तो हमें कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो पियर्सिंग हो, चाहे वो टैटू हो, चाहे वो फेशियल हो, कोई भी आपका जो भी सर्विस है उसको करने से पहले आप क्लाइंट कंसल्टेशन करते हैं। उसके दौरान आप क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, या कोई भी डिजीज है उसको, या उसने कभी पहले पियर्सिंग करवाई है, कभी उसने कोई टैटू बनवाया है, या कभी भी उसने कोई सर्विस करवाई है जिसके दौरान उसको कोई भी एलर्जी हुई हो, तो ये सारे रिकॉर्ड्स हम क्लाइंट कंसल्टेशन कार्ड के अंदर फिल करते हैं।
तो इसलिए कोई भी काम करने से पहले जो है क्लाइंट कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करना होता है, जब हम पियर्सिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने हाथ को हैंड वॉश या किसी भी एंटीबैक्टीरियल सोप या पानी से उससे अच्छे से वॉश करना होता है। उसके बाद उसको ड्राई करके अच्छे से हमें हैंड्स में ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स हमें नए पहनने हैं, फ्रेश पहनने हैं। जो हमने यूज किया है वो ग्लव्स हमें बिल्कुल भी नहीं पहनना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। जिस पार्ट को हमें पियर्स करना है, जिस पार्ट को हमें छेदना है, तो ऐसे पार्ट को हमें पियर्स करने से पहले उसे क्लीन करना होता है। क्लीन किसे करेंगे हम? अल्कोहल या एंटीसेप्टिक लोशन से हम क्लीन करेंगे। यदि क्लाइंट को जीभ पियर्सिंग करवानी है तो जीभ को आप अल्कोहल या एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन नहीं करोगे, क्योंकि वो हमारे मुंह के अंदर होती है। उसके जरिए केमिकल क्या होता है, हमारे अंदर जा सकता है, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे क्लीनिंग, अगर आप ओरल पियर्सिंग करते हैं तो ओरल पियर्सिंग के लिए आपको अल्कोहल फ्री जो माउथ वॉश होता है उसका यूज करना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। जो पियर्सर होता है वो क्या करता है, आप आपकी नीडल्स जो होती है जिससे उसे पियर्सिंग करनी होती है, वो नीडल और इक्विपमेंट क्या करता है, अपने स्टेराइल कंटेनर से रिमूव करता है। जो नीडल होती है वो हमेशा वो नहीं यूज करता है, वो अपने नए पाउच से हर एक नई नीडल निकालेगा, और जो भी उसके टूल्स एंड इक्विपमेंट है वो अपने स्टेराइल कंटेनर से उसे बाहर निकाल के अपनी ट्रॉली पे रखेगा। देन आपकी स्किन को क्या होता है, अब सिंगल यूज नीडल मीन्स जो नीडल आपने निकाली है वो आपके ऊपर ही यूज होगी, देन उसको हम डिस्पोज कर देंगे। तो उस नीडल के द्वारा आपकी स्किन को पंचर किया जाता है। उसके बाद में उसके अंदर आपको ज्वेलरी पहनाई जाती है, जो वो ज्वेलरी जो आपकी पहले से ही स्टरलाइज करी हुई होनी चाहिए। हाँ, जैसे पहले आपने पढ़ा था, अभी सारे जो टूल्स एंड इक्विपमेंट थे वो आपकी स्टरलाइज होनी चाहिए, साथ में आपकी जो ज्वेलरी है वो भी स्टरलाइज होनी बहुत जरूरी है, ताकि आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सके। जो बॉडी पियर्सर होता है वो आपकी जो भी उसने नीडल यूज करी है वो इसको डिस्पोज करेगा। डिस्पोज करने के लिए उसका एक स्पेशल कंटेनर होता है जिसमें क्लाइंट का ब्लड होता है, टूटी फूटी नीडल होती है, या जो भी उसने यूज किया है वो होता है। एंड जो उसके ग्लव्स उसने यूज किए हैं, कॉटन यूज करी है, वो उसके अंदर वो फेंकता है, ताकि उस कंटेनर के कॉन्टेक्ट में कोई दूसरा पर्सन ना आ सके। The body piercer gives you instruction on how to care for your new piercing and what to do if there is a problem. जो लास्ट में क्या होता है, जब क्लाइंट की पियर्सिंग हो गई तो वो जो बॉडी पियर्सर होता है या जो पियर्सिंग करता है वो क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे कैसे ट्रीट करना है, और पियर्सिंग करने के बाद आपको आफ्टर केयर क्या करनी होती है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, तो वो सब बताएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो भी क्या करना होता है, वो इन सब के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेगा। तो इस तरह से जो है हम पियर्सिंग का प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्ट्राएक्शन ऑफ पियर्सिंग के। पियर्सिंग के कौन कौन से कॉन्ट्राएक्शन हो सकते हैं। तो जब हम पियर्सिंग करते हैं तो उस दौरान हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या उसके तुरंत बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका पेन। पेन में आपको दर्द भी हो सकता है, वो नेचुरल चीज है, बट ये दर्द आपको कुछ समय के लिए ही होता है, ऐसा नहीं कि ये लॉन्ग टाइम के लिए चला रहे। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आपको हो सकती है, वो जाहिर सी बात है वो होगी, बट ये भी लॉन्ग टाइम के लिए अगर होती है तो ये आपके लिए इन्फेक्शन का कारण है। इसके अलावा आपका स्कैरिंग एंड किलॉइड्स हो सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन टू द ज्वेलरी डेट यूज। यदि आपकी कोई ऐसी ज्वेलरी यूज करी है जिसमें आपको एलर्जी भी हो सकती है। इन्फेक्शन विद रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस एंड पस। अगर आपको एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो उसके जरिए आपको रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, आपके उस पार्ट में बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस, जब आपके जहां भी आपको पियर्सिंग हुई है उस जगह पे अगर आपकी पस हो जाएगी तो वो एरिया आपका बहुत सॉफ्ट रहता है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको शो होती है। देखिए आप इस इमेज में देखेंगे, देखो ये पार्ट जो है आपका बहुत ज्यादा रेड हो गया है, और ये देखो आपके इसमें जो है आईब्रोज के ऊपर जो है पस हो गई है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये किलॉइड्स हो गए हैं, ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी टंग में स्वेलिंग भी आ सकती है। सीरियस इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें टॉक्सिक सॉ सिंड्रोम, जिसमें आपके फीवर है, लो बीपी है,
इसके अलावा ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, आपको टिटनेस हो सकता है, या फिर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये प्रॉब्लम कब होती है? जब आपके पियर्सर ने अपने टूल्स को स्टरलाइज नहीं किया है, या उसने किसी इन्फेक्टेड ब्लड द्वारा उसको आपके ऊपर यूज कर दिया है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें जब होती है, इसलिए हमें हमारे टूल्स को स्ट्रेच करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टंग स्वेलिंग एंड जूलरी इन द माउथ कुड ब्लॉक द एयरवे कॉजिंग सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम। आपकी अगर आपने अपने टंग में पियर्सिंग करवाई है, उसमें आपने ज्वेलरी पहनी है, तो हो सकता है आपकी टंग में स्वेलिंग हो सकती है, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, आपका जो एयरवे है, आपकी जो श्वास नली है, ब्लॉक हो सकती है, और ये आपके सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम का कारण भी बन सकती है। क्योंकि जो जीभ है अगर वो स्वेल हो जाएगी तो क्या होगा, आपको प्रॉपर मात्रा में श्वास नहीं मिलेगी, तो उससे क्या होगा, आपका जीभ उठेगा, आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है आपको बेहोशी भी आ जाए। तो ये जो कॉन्ट्राक्शन होते हैं, ये आपको पियर्सिंग के वक्त हो सकते हैं या उसके तुरंत बाद भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि पियर्सिंग करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को देख करके हमें जो है पियर्सिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायबिटीज। तो जिन भी व्यक्तियों को या क्लाइंट को डायबिटीज है, ऐसे लोगों को आपको पियर्सिंग नहीं करनी है, क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट को जो है ब्लड फ्लोटिंग जो होती है वो जल्दी से नहीं बनती है। तो इससे क्या होता है, पियर्सिंग के दौरान उनका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बह सकता है। यदि किसी क्लाइंट को स्किन डिजीज या डिसऑर्डर है, या कोई क्लाइंट हेपेटाइटिस बी सी या HIV वायरस से ग्रसित है, तो भी ऐसे व्यक्तियों को आपको पियर्सिंग नहीं करनी है। यदि किसी को मेटल से एलर्जी है या मेटल के केमिकल कंपाउंड से एलर्जी है, तो भी ऐसे व्यक्तियों की पियर्सिंग आपको नहीं करनी है, उनको अवॉइड करना है, उनको बिल्कुल मना करना है। किसी के कान में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई संक्रमण है या कोई सूजन है, तो भी आपको पियर्सिंग नहीं करनी है। यदि पियर्सिंग वाले एरिया में आपके ओपन वाउंड्स मींस खुले घाव है, कट लगा हुआ है, अब्रेशन है, देखिए ऐसे आपके घाव लगे हुए हैं, अब्रेशन है, कट लगा हुआ है, तो ऐसे वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, पियर्सिंग अवॉइड करनी है। यदि किसी को सर्कुलेटरी डिजीज डिसऑर्डर्स है, मींस हाई और लो ब्लड प्रेशर है, किसी का हाई बीपी है या किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के दौरान भी आपको पियर्सिंग जो है नहीं करनी होती। प्रीवियस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू एनी एसोसिएट मटेरियल, यदि किसी क्लाइंट को पहले से ही किसी भी जो मटेरियल से या किसी भी चीज से उसको रिएक्शन हुआ है, तो वो क्या होगा, अपने कंसल्टेशन कार्ड में फिल कर देगा, उसको देखते हुए ही आपको पियर्सिंग करनी है। यदि उसको पहले से ही किसी चीज से एलर्जी है, तो आपको ऐसे क्लाइंट को पियर्सिंग से मना कर देना चाहिए। पानी में प्रॉब्लम्स है, पायरिया की प्रॉब्लम्स है, या उसके मसोड़ों से खून बह रहा है, किसी प्रकार की डिजीज हो सकती है, तो उस दौरान क्या होता है, आपको पियर्सिंग नहीं करनी होती है। एक्जिमा एंड सोराइसिस की कंडीशन में आपको पियर्सिंग नहीं करनी होती, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के दौरान भी आपको पियर्सिंग को अवॉइड करना होता है। तो इन प्रॉब्लम को देखते हुए जो आपकी पियर्सिंग है, इसको अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम सेफ्टी प्रिकॉशन। जब पियर्सिंग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां होती हैं जिन्हें हमें बरतना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हमने किसी भी बॉडी पार्ट को पियर्स करवाया है, तो वो क्या होता है, उसे हीलिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कुछ हफ्ते या कुछ महीने वो ले सकता है, तो ये नेचुरल चीज है। बट अगर इससे ज्यादा ऊपर टाइम लेता है, तो क्या होता है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। यदि आपने किसी भी स्किन पे पियर्स करवाया है, तो उसे आपको दिन में कम से कम 2 बार क्लीन करना है। किसी भी माइल्ड सोप से या वाटर से उसे अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उस पर एंटीबायोटिक क्रीम लगानी है। जब आप अपने पियर्स स्किन को क्लीन करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले आप अपने उसको छूने से पहले सबसे पहले अपने हाथों को आप खुद वॉश करेंगे, देन उसके बाद आप पियर्सिंग वाले पार्ट को टच करेंगे। हम बात करते हैं माउथ पियर्सिंग की। यदि कोई क्लाइंट ने माउथ पियर्सिंग करवाई है, तो माउथ पियर्सिंग के दौरान उसे अल्कोहल फ्री जो होता है माउथ वॉश या एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश होता है, या अदर रिकमेंडेड ऑरल क्लींजर, यदि किसी
पियर्सर ने आपको कोई ओरल क्लींजर रिकमेंडेड किया है तो उस दौरान आपको इन चीजों का यूज करना चाहिए ताकि आपके माउथ में किसी प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा आपको इन्फेक्शन ना हो सके। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है, हमारे जो माउथ होता है उसके अंदर खाने के पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं। उस दौरान बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, जहां भी आपने पियर्सिंग करवाई है वो एरिया आपका इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आपको अपने माउथ को भी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। आपको स्विमिंग वाला जो भी एरिया है, आपको स्विमिंग नहीं करनी होती है। कोई भी पानी का जो एरिया है, कोई पूल है, कोई आपका नदी है, झीलें हैं, झरने हैं, ऐसी जगह जाने से आपको बचना चाहिए। आपको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। बार बार उस एरिया पे आपको पानी नहीं लगाना होता। यदि आपने नई पियर्सिंग करवाई है तो बार बार उसे छूना नहीं होता और उसकी जो ज्वेलरी है उसे ट्विस्ट नहीं करना होता। क्योंकि आपने जस्ट नई पियर्सिंग करवाई है तो यदि आप उसको बार बार टच करोगे या छुओगे तो आपके जो गंदे बैक्टीरिया हाथों में लगे हुए हैं वो उसको इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अपने कपड़ों को अपने पियर्सिंग वाले पार्ट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि कपड़ों द्वारा पियर्सिंग वाले एरिया पे आपको रबिंग या फ्रिक्शन का सामना करे, जो स्किन आपकी जो हील हो रही है वो और डिले हो जाए। जो आपके जो घाव भर रहे हैं वो हो सकता है वो और लंबे टाइम तक के लिए चले जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। टू मेंटेन द पियर्सिंग, लीव द ज्वेलरी इन प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर आप चाहते हो कि आपकी पियर्सिंग जो है वो लंबे टाइम के लिए स्टे करे या परमानेंटली हो जाए, तो उस दौरान जो आपने ज्वेलरी पहनी है पियर्सिंग के दौरान आपको उसे निकालना नहीं है। चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, आपको किसी भी टाइम में अपनी ज्वेलरी नहीं निकालनी है। आपको ज्वेलरी उसी में ही रहने देनी है। यदि आपको सबसे ज्यादा जो आपने पियर्सिंग करवाई है आपको बार बार वहां से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार उसमें आपका जो दर्द है वो बढ़ रहा है, कम की जगह दर्द बढ़ रहा है या कोई और इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। उस जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई है उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो बाद में जाके आपका बहुत बड़ा इन्फेक्शन बन जाए। तो आपको पियर्सिंग के दौरान और पियर्सिंग के बाद आपको इन चीजों का या इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आप अपने क्लाइंट से पियर्सिंग के बाद इन बातों को जरूर कहेंगे ताकि वो घर जाकर भी अपने जो पियर्सिंग करवाई है उसको अच्छे से ट्रीट कर सके। तो थैंक यू सो मच। ये आपका पियर्सिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्लाइड फिर से दिखानी है, मैं आपको स्लाइड फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए आपका इंट्रोडक्शन है कि बॉडी पियर्सिंग जब करते हैं तो वो क्या होती है। ये इंट्रोडक्शन है आपका। बॉडी पियर्सिंग करते वक्त हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। जो बॉडी पियर्सिंग करते हैं वो हमारी बॉडी को हम डेकोरेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बॉडी पियर्सिंग। इसमें आपका ईयर पियर्सिंग है, नोज पियर्सिंग है, फेशियल पियर्सिंग के अंदर आईब्रोज, लिप और टंग पियर्सिंग शामिल है, बैली, नेवल पियर्सिंग या निपल पियर्सिंग और जेनिटल पियर्सिंग। ये जो बॉडी पियर्सिंग है ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है ईयर पियर्सिंग। क्या होता है ईयर पियर्सिंग में, आपके ईयर लोब को जो है पियर्स करते हैं। इसमें यूजुअली आपका जो पियर्सिंग गन है और नीडल के द्वारा हम पियर्सिंग का यूज करते हैं। पियर्सिंग जो है वो आपके कानों के विभिन्न भाग पे होती है, जो हमारे कानों को विभिन्न भागों में बांटती है, जिसके हम बहुत सारे नाम है। एंटी ट्रेगस पियर्सिंग है, कार्टिलेज पियर्सिंग, कॉन्स, डेथ, ईयर लोब, इंडस्ट्रियल, ऑर्बिटल, रूप, स्नग, ट्रेगस और ट्रिपल हेलिक्स। ये बहुत सारे कान के जो पार्ट होते हैं जो जिन्हें हम पियर्सिंग के तौर पे बांटते हैं। तो कान के बहुत सारी एरिया पे हम पियर्सिंग कर सकते हैं। देन अगला है नोज पियर्सिंग। नोज पियर्सिंग क्या होती है, जब हम नाक के जो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जहाँ पे हमारी नोस्टिल होती है, हम अपने नोज पियर्सिंग में नोस्टिल, हमारे सेप्टम पार्ट और ब्रिज को हम पियर्स करवाते हैं। तो ये 3 प्रकार करते हैं हम, नोस्टिल, सेप्टम और ब्रिज। जो नोस्टिल पियर्सिंग होती है ये हमारे नोस्टिल पे की जाती है, जहाँ पे हमारा जो नोस्टिल जो क्रीज होती है उस पार्ट पे क्या होता है वो थिनेस्ट कार्टिलेज होती है। वहाँ पे क्या है, जो वहाँ की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो उस एरिया पे जो है हम पियर्सिंग करते हैं। ये पियर्सिंग करना बहुत इजी होता है। सेप्टम पियर्सिंग की बात करें तो सेप्टम पियर्सिंग आपके जो सेंटर ऑफ पार्ट जो नोज होता है, जो एक वॉल होती है
जो डिवाइड करती है आपके नोस्ट्रिल को, तो इस जगह पर आपकी जो है सेप्टम पियर्सिंग की जाती है, जिसमें हम कैप्टिव बीड रिंग द्वारा इसे कवर करते हैं। इसमें हम रिंग दैट क्लोज विद ए बीड, जो आपकी रिंग होती है जो कि बीड द्वारा क्लोज होती है, इसमें इस तरह की ज्वेलरी हम वियर कर सकते हैं। डिस पियर्सिंग क्या होती है, जो आपके नोज के सबसे टॉप के ऊपर होती है, इसे डिस पियर्सिंग बोलते हैं। इसमें आप अपने कर्व्ड बार्बल्स या स्ट्रेट बार्बल्स ज्वेलरी का यूज करते हैं। पर्पस ऑफ पियर्सिंग की बात करें तो आप अपने इंडिपेंडेंस को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने कल्चरल को दर्शाने के लिए पियर्सिंग करवाते हैं। आप अपने आप को खुश रखने के लिए पियर्सिंग करवाते हैं, अपना लुक चेंज करने के लिए भी आप पियर्सिंग करवाते हैं। जो नोज पियर्सिंग है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखो जो आपके हैं पियर्सिंग है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जो नोज पियर्सिंग है ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। महिलाओं में ड्यूरिंग टू मंथली पीरियड्स प्रॉब्लम जो होती है या चाइल्ड बर्थ होता है उसको इजी बनाती है। ईयर पियर्सिंग के द्वारा हमारे ब्रेन को डेवलपमेंट अच्छा फास्ट होता है, हमारी आई साइट बढ़ती है, हमारी हियरिंग एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती है, और हमारे बैक पेन को जो है, जो बैक पेन में जो दर्द होता है उसे रिमूव करती है। जो लिप पियर्सिंग होती है ये हमारे इंडिपेंडेंस को, सेल्फ एक्सप्रेशन को दर्शाती है, और हमारे सेंसुअस फीलिंग, जो हमारे सेंसुअस ऑर्गन होते हैं उनमें फीलिंग, उसमें स्टिमुलेशन उत्पन्न करती है। जो हमारी निपल पियर्सिंग होती है ये एक तरीके से हमारी बॉडी को यूथफुल अपीयरेंस देती है, और हमारी जो फेस पे ब्लेमिशेस होते हैं उसको भी ये रिमूव करने का काम करती है, और हमारे सेक्सुअल स्टिमुलेशन को इंक्रीज करती है। टूल्स एंड इक्विपमेंट में आपके पियर्सिंग गन आते हैं, पियर्सिंग नीडल आती है, ऑटोक्लेव मशीन होता है, रिंग ओपनिंग प्लेयर्स एंड रिंग क्लोजिंग प्लेयर्स होते हैं, होमोस्टेट फॉरसेप्स होते हैं, इग्निटन एंड फॉरेस्टर फॉरसेप्स होते हैं, डर्मल पंच, पियर्सिंग बॉल ग्रैबर टूल्स, पियर्सिंग कैलिपर एंड व्हील गॉज, पियर्सिंग क्रॉक्स एंड रिसीविंग ट्यूब्स, हैंड ग्लव्स, पियर्सिंग मार्कर, कॉटन, अल्कोहल और ज्वेलरी। ये चीजें पियर्सिंग करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। इन टूल्स की आपको पियर्सिंग के दौरान बहुत आवश्यकता होती है। प्रोसीजर के दौरान में आपको सबसे पहले क्लाइंट कंसल्टेशन करना है, अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है, ग्लव्स पहनने हैं, अपने पियर्सिंग एरिया को अच्छे से क्लीन करना है, आपके निडल और जो भी है इक्विपमेंट उसे आप स्टेरलाइज कंटेनर से बाहर निकालेंगे, देन आप किसी बॉडी पार्ट को पंचर करेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर ज्वेलरी पहनाएंगे। ज्वेलरी पहनाने के बाद में आप अपने क्लाइंट को जो है उसकी आफ्टर केयर या सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो सकता है, आपको पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, स्कैरिंग या किलोइड्स हो सकते हैं, आपको किसी प्रकार की ज्वेलरी से एलर्जी भी हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें रेडनेस, स्वेलिंग और पस शामिल है। सीरियस इन्फेक्शन में आपको ब्लड इन्फेक्शन, टिटनस और हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। टंग स्वेलिंग में बात करें तो आपको जिससे आपका जो है एयरवे वो ब्लॉक हो सकता है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जो आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसकी बात करें तो हमें डायबिटीज वाले पेशेंट को पियर्सिंग नहीं करनी होती, जिनको स्किन डिजीज या डिसऑर्डर है ऐसे क्लाइंट पे पियर्सिंग नहीं करनी। हेपेटाइटिस बी, सी और HIV वायरस से ग्रसित बीमारियों जो भी व्यक्ति है उसको पियर्सिंग नहीं करनी होती। किसी प्रकार की एलर्जी है मेटल के द्वारा तो पियर्सिंग नहीं करनी होती। कान में इन्फेक्शन है या खुले घाव है या कोई कट लगा हुआ है या किसी प्रकार की सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स है जिसमें आपका हाई और लो बीपी शामिल है, और किसी को पहले से ही कोई मटेरियल से एलर्जी है तो ऐसे लोगों को आपको पियर्सिंग नहीं करनी होती। किसी भी प्रकार के लोगों को दांतों की प्रॉब्लम है तो आपको पियर्सिंग नहीं करनी होती। यदि आपको एक्जिमा या सोराइसिस है किसी क्लाइंट को तो भी ऐसे लोगों पे आपको पियर्सिंग नहीं करनी होती है। सेफ्टी प्रिकॉशन की बात करें तो इसके अंदर जो पियर्सिंग है उसको आपको दिन में 2 बार पियर्सिंग वाले एरिया को धोना है, उस पर आपको एंटीबायोटिक क्रीम लगानी है, बार बार उसे छूना नहीं है, छूने से पहले अपने हाथों को बार बार धोना है। यदि आपने माउथ पे पियर्सिंग करवाई है तो आपको उसे अल्कोहल फ्री जो एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश होता है उससे क्लीन करना है। आपको स्विमिंग में नहीं जाना है। जो आपने ज्वेलरी पहनी है पियर्सिंग के दौरान उसे ट्विस्ट नहीं करना है, अपने कपड़ों को पियर्सिंग से दूर रखना है और पियर्सिंग वाले एरिया को अच्छे से मेंटेन करना है, उसे बार बार क्लीन करना है। और यदि आप चाहते हो कि आपका जो पियर्सिंग करवाया है वो आपका परमानेंट ही हो जाए तो ऐसे टाइम पे आपको ज्वेलरी जो है अपने पियर्सिंग वाले एरिया से नहीं निकालनी है, उसे उसी में रहने देनी है। यदि आपको कोई भी ब्लीडिंग है, पेन है या कोई भी इन्फेक्शन है तो इस दौरान आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इग्नोर नहीं करना है। तो आप सभी को चैप्टर समझ में आया अच्छे से? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं चैप्टर के दौरान? तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।
कोई क्वेरीज है आपकी और तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। ये आपका चैप्टर नया ऐड हुआ है तो इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ही इसकी थ्योरी अपने जो है नोटबुक में भी लिख सकते हैं। एंड मेरी जीमेल आईडी है ritaprajapati91@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आईडी डालनी है चैट बॉक्स में। आईडी आप नोट कर लीजिए, REETAPRAJAPATI91@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे इसके द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में नोट्स, बेटा हिंदी में नोट्स आप इसे बना सकते हैं। आप अपनी भाषा में अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो इंग्लिश है ये इतनी हार्ड नहीं है। आप इजीली इसे आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी भाषा में, अपनी नोटबुक में आप इसे लिख सकते हैं। बहुत इजी है ये चैप्टर, अगर आप वो ध्यान से पढ़ते हैं तो। आईडी फिर से बता दीजिए, REET है PRAJAPATI91@gmail.com। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ जी बेटा, ये जो पियर्सिंग है ये आप लोग कॉस्मेटोलॉजी होने के हिसाब से कर सकते हो। ये बहुत इजी है, बट इसको करने से पहले आपको बहुत ज्यादा जो है सावधानियां बरतनी पड़ती है। सबसे पहले आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसके जो टूल्स एंड इक्विपमेंट है इसे समझना पड़ेगा और इसका प्रैक्टिकल अच्छे से करना होगा, तभी आप पियर्सिंग किसी भी क्लाइंट पे कर सकते हो और इजीली कर सकते हो। थैंक यू सो मच। एक बार आप स्लाइड्स फिर से देख सकते हैं मेरी स्लाइड्स को। ये इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ बॉडी पियर्सिंग है, ईयर पियर्सिंग है, ईयर पियर्सिंग के पार्ट्स हैं, नोज पियर्सिंग है, नोज पियर्सिंग के सारे पार्ट्स हैं, नोस्ट्रिल है, सेप्टम है, ब्रिज एरिया है, पर्पस ऑफ पियर्सिंग है, बेनिफिट्स है, एंड टूल एंड इक्विपमेंट जो जो रिक्वायर्ड होते हैं ये वो है। एंड ये भी टूल्स इक्विपमेंट है, ये आपका सारा प्रोसीजर है कि प्रोसीजर कैसे करना होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन है जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ये आपके कॉन्ट्रैक्शन जो पियर्सिंग के दौरान हो सकते हैं, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसका हमें ध्यान रखते हुए ही पियर्सिंग करना होता है। और ये है आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस जिनको आप पियर्सिंग के बाद और पियर्सिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच। पियर्सिंग करते हैं, मैं आपको फिर से इमेज दिखा देती हूँ ब्रिज पियर्सिंग की। ये देखिए, ये है आपका ब्रिज पियर्सिंग। इसमें जो है आपकी स्किन में दोनों साइड से पियर्सिंग होती है। जो इसकी जो स्ट्रेट रॉड होती है, ये रॉड पूरी स्किन के आर पार होती है। तो जो पियर्सिंग होती है ये ब्रिज ये दोनों साइड से होती है आपकी, इसलिए ये थोड़ी सी रिस्की होती है। इसको करते वक्त बहुत सी ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारी इसके बीच हमारी आईज भी होती है और हमारी नोज का जो हार्ड कार्टिलेज एरिया होता है वो जस्ट इसके नीचे होता है। तो इसे ध्यान में रखते ही हमें ये पियर्सिंग करनी होती है।
बेटा आपके क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके अलावा। थैंक यू सो मच बेटा। बेटा आपकी जो थ्योरी है इसमें दो पियर्सिंग है, ईयर पियर्सिंग और नोज पियर्सिंग। इन्हें ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है और इन्हें आपको ध्यान से करना भी बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके इसके ईयर्स के। ये भी ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट्स पे कौन सी पियर्सिंग होती है। आपको उनके पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए, जब भी आप क्लाइंट को अच्छे से बता पाएंगे कि हाँ भाई इस पार्ट्स पे कौन सी पियर्सिंग होती है। नोज पियर्सिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी ईयर पियर्सिंग है, तो उसे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको नोज के जो पियर्सिंग होती है इसके भी पार्ट्स पता होने चाहिए कि नोज पियर्सिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स पे जो है पियर्सिंग की जाती है। देखिए नोज का जो बीच एरिया है इस पे आप डबल पियर्सिंग भी कर सकते हो। जो फर्स्ट इमेज देख रहे हो इसमें आप डबल पियर्सिंग भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैं ये फिश की क्लास ले लूंगी आपकी। लगती है क्या? नहीं बेटा, ये तो इसने एक तरीके से स्टोन लगा रखा है डेकोरेट करने के लिए अपने फेस को, क्योंकि जो फोrehead का एरिया है वो थोड़ा सा पतला होता है। उसे करते वक्त हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हम फेस पे अपनी आईब्रोज को पियर्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एरिया होता है थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है, यहाँ पे हमें पियर्स करना बहुत ईजी होता है। नोज पे कर सकते हैं, हम अपने चिक्स पे कर सकते हैं, क्योंकि चिक्स वाले पार्ट पे जो है थोड़ा सा जो हमारी मसल्स होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। तो इन एरिया पे हम कर सकते हैं, फेस के ऊपर लिप्स पे कर सकते हैं, अपर लिप पे कर सकते हो, आप चिन पे कर सकते हो, आप अपनी जीभ में कर सकते हो, दांतों की भी, दांतों का जो मसूड़ा है उसके बीच जो आपकी लाइंस बनती है उसमें भी कर सकते हो पियर्सिंग। और कोई क्वेरीज है बेटा जिन्हें आप चाहते हो पूछना तो अभी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आया है हार्ड कार्टिलेज मीनिंग। हार्ड कार्टिलेज मीन्स आपकी उपास्थि होती है। जैसे आपका जो मसल्स होता है उससे थोड़ा सा हार्ड पोर्शन होता है। जो आपने अपना कान कभी छू के देखो, आपका जो कान होता है वो एक उपास्थि से बना होता है। जैसे हड्डी होती है ना, हड्डी का सॉफ्ट पार्ट जो होता है वो उपास्थि कहलाता है। तो वो होता है हमारा कार्टिलेज एरिया। ये कार्टिलेज कहाँ पे सॉफ्ट होता है, कहीं पर नरम होता है। जैसे हमारा जो ईयर लोब वाला एरिया है वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है, उसके ऊपर जो पोर्शन होता है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। तो ये हमारा कार्टिलेज होता है। ये हमारे नोज में भी होता है और हमारे ईयर में भी होता है।
बेटा और कोई क्वेरीज है इसके अलावा? इक्विपमेंट के नेम बता दीजिए। देखिए बेटा, ये आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट हैं जो पियर्सिंग के दौरान हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें पहला आपका पियर्सिंग गन है, दूसरा पियर्सिंग नीडल होती है, थर्ड है आपका ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन मशीन, रिंग ओपनिंग प्लेयर्स एंड रिंग क्लोजिंग प्लेयर्स। इसके बाद है होमोस्टेट फॉरसेप्स, इग्निंगटन एंड फॉरेस्टर फॉरसेप्स, डर्मल पंच, पियर्सिंग बॉल ग्रैबर टूल्स, पियर्सिंग कैलिपर्स एंड व्हील गॉज, पियर्सिंग क्रॉक्स एंड रिसीविंग ट्यूब्स, हैंड ग्लव्स, पियर्सिंग मार्कर्स, कॉटन्स, अल्कोहल, एंटीसेप्टिक लोशन या ज्वेलरी। ये जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं आपको पियर्सिंग के दौरान इनकी आवश्यकता होती है। ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास पियर्सिंग के लिए आता है तो इनके बिना आप पियर्सिंग करना, जो पियर्सिंग करते हैं वो अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो ये सारी टूल्स आपके पास होना अवेलेबल बहुत जरूरी है और ये अच्छे से आपके पास स्टरलाइज होने चाहिए। अच्छा मैम, पिक में पॉइंटर रख के, ठीक है मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये आपकी पियर्सिंग गन है, ये आपकी रियूजेबल गन है, ये आपकी डिस्पोजेबल गन है। एंड जो नेक्स्ट इसके बाद सेकंड जो पिक्चर है ये आपके हैं रिंग ओपनिंग प्लेयर्स एंड रिंग क्लोजिंग प्लेयर्स। ये क्लोजिंग प्लेयर्स है, ये आपका ओपनिंग प्लेयर्स। देखिए जो पतला सा, बहुत इसका मुंह आगे से पतला है, ये आपका ओपनिंग है, जिसका मुंह थोड़ा सा बड़ा है ये क्लोजिंग प्लेयर्स है। इसके पास जो फोटो है ये आपकी नीडल्स है, पियर्सिंग नीडल्स होती है। इसके पास जो फोटो है ये आपका ऑटोक्लेव मशीन है जिसमें आप अपने टूल्स को स्टरलाइज करते हो। इसके बाद आपका है होमोस्टेट फॉरसेप्स। ये जो आपको सीजर दिखाई दे रही है ये आपकी ज्वेलरी को होल्ड करने का काम करती है, आपकी ज्वेलरी को पकड़ने का काम करती है। इसके बाद जो अगली पिक्चर है ये आपका इग्निंगटन एंड फॉरेस्टर फॉरसेप्स होता है, जिसके जरिए आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट को इजीली पकड़ सकते हो। उसको पकड़ने के बाद अच्छे से उसे आप पियर्स कर सकते हो। डर्मल पंच में आपका ये जो ग्रीन कलर का पेन जैसा दिखाई दे रहा है ये आपका डर्मल पंच है। ये छोटा या बड़ा अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट पियर्सिंग के हिसाब से मिलता है। तो आप इसमें कैसे भी पियर्सिंग इजीली कर सकते हो। उस जहाँ पे आपको पियर्सिंग करनी है उस पार्ट पे आप छोटा या बड़ा कैसा भी होल्ड कर सकते हो। ये जो आपका है बॉल ग्रैबलर टूल, ये आपके कोई भी जैसे ज्वेलरी होती है जो राउंडेड शेप में या कोई भी छोटी पार्ट में होती है उसको होल्ड करने का काम करती है और उसको इजीली हमारे बॉडी पार्ट में इम्प्लांट कर देती है। आगे जो पियर्सिंग क्रॉक्स एंड रिसीविंग ट्यूब्स होती है ये यहाँ पे फोटो में नहीं है, वो आपकी नीडल को होल्ड करने का काम करती है, जिसके द्वारा आपकी नीडल को आप इजीली होल्ड कर सकते हो। ये जो है आपका व्हील गॉज है, इसके द्वारा आप अपनी ज्वेलरी को मेजर कर सकते हो। आप अपनी ज्वेलरी को यहाँ अगर इस कैसे करते हो मेजर तो ये आपको इंच में मेजरमेंट देगा, यदि आप इसको राउंड से करोगे तो ये आपको मिलीमीटर में मेजरमेंट देगा। उसके बाद आपके हैंड ग्लव से ये आप जानते ही होंगे पियर्सिंग मार्कर्स जो आपने देखे होंगे जो हमें मार्क करने का काम करते हैं, ये मार्कर्स होते हैं। कॉटन आपको पता ही होगी, अल्कोहल जो होते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन होता है और ज्वेलरी होती है जो हमें पियर्सिंग के वक्त पहननी होती है। तो ये सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं जो पियर्सिंग के दौरान हमें आवश्यक होते हैं। और किसी को क्वेश्चन है बेटा जो आप मुझसे पूछ सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। हेलो सर, मेरा लेक्चर पूरा हो गया है। क्वेश्चन आया है व्हील गॉज पियर्सिंग फिर से बता दीजिए। बेटा जो व्हील गॉज पियर्सिंग है ये आपका पियर्सिंग नहीं है, ये टूल है। ये जो है व्हील गॉज ये आपका टूल है, ये पियर्सिंग नहीं होती है। जो व्हील गॉज होता है ये देखिए
ये ऐसा होता है, इसके द्वारा आप अपनी ज्वेलरी को मेजर कर सकते हो, उसे माप सकते हो कि आपकी ज्वेलरी इंच में कितनी बड़ी है या मिलीमीटर में कितनी बड़ी है। ये एक मेजरमेंट स्केल होता है या व्हील होता है जिसके द्वारा आप अपनी ज्वेलरी है उसको इजीली मेजर कर सकते हो। हाँ जी बेटा, आपका जो टॉपिक है इसका भी क्लाइंट कार्ड आपको बनाना पड़ेगा बिल्कुल, कि उसमें क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी होती है। क्लाइंट का नेम है, उसकी एज है, उसके जो भी उसके साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई भी दिक्कत है, आपको वो सारा उसमें कार्ड में फिल करना होता है। तो आपको क्लाइंट कंसल्टेशन कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। नहीं बेटा, ये सेम नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये आपका पियर्सिंग कार्ड है। आपके फेशियल में आपके फेशियल से संबंधित प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका स्किन आता है, इसमें आपका पियर्सिंग से संबंधित प्रॉब्लम होगी। आपका बॉडी पार्ट होगा, कौन से पार्ट में पियर्सिंग करवानी है, किस जगह पार्ट पे आपको इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो ये सब आपको उसमें फिल करना होगा।